हमारे दादाजी जो थे वो मैट्रिक पास थे। सोच लीजिए उस वक्त मुझे लग रहा 1950-60 का दशक में मैट्रिक पास थे, भी फर्स्ट डिवीज़न थे। हमारे दादाजी ने रिवोल्ट किया अपने गांव के पेशे के खिलाफ। उन्होंने उस्तूरा रख दिया, गांव में हजामत करते थे। और मेरे दादाजी ने, जैसा कि पापा बचपन में बताते थे, कि मेरे दादाजी ने एक दिन तय किया, क्योंकि जो उनका क्लासमेट स्कूल में मित्र होता था, गांव में घुसते ही वही उनका मालिक हो जाता था, हम उम्र जाति व्यवस्था के कारण। तो हमारे दादाजी जब मैट्रिक पास कर गए, उनकी शादी हो गई, जाहिर सी बात मेरे पिताजी का जन्म भी हो गया होगा। उसके बाद मेरे दादाजी ने अचानक उस्तूरा एक दिन छोड़ दिया कि हम शहर जाएंगे, गांव छोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे पढ़ने लिखने वाला काम, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। और उन्होंने शिक्षा का काम चुना। अप्रैल के महीने में पूरी दुनिया, पूरा देश ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, उनके विचारों पे चलने के लिए फिर से अहद करते हैं। मेरे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी ट्रांसलेशन स्टडीज़ में करने वाले डॉक्टर धर्मराज कुमार हैं। और डॉक्टर धर्मराज कुमार ने हरि नरके जी, जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लेखक हैं, ख़ासकर उनका काम दलित पिछड़े जो नायक हैं उनके ऊपर है। और उनकी एक किताब है ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। और ये किताब बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको पढ़ रहे हैं। अफसोस की बात है कि हरि नरके जी हमारे बीच में नहीं हैं। और हमने कोशिश भी की थी कि एक प्रोग्राम हरि नरके का और धर्मराज जी का इस किताब के हवाले से हो, लेकिन ये नहीं हो पाया। कल के रोज़ फूले जी की जयंती मनाई गई, तो हम धर्मराज जी से 2-4 सवाल लेंगे फूले के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और ट्रांसलेशन स्टडीज़ के बारे में। धर्मराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की। ये जो किताब जो आपने सावित्रीबाई फूले जी का जो आपने अनुवाद किया अंग्रेज़ी से हिंदी में, ये किताब को अनुवाद करने में आपने क्या सोचा, क्यों इसकी अहमियत महसूस की, और कैसे आपको महाराष्ट्र के किसी लेखक ने आपको अप्रोच किया, इसके बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। ये जो किताब है आप लोग सभी देख रहे हैं, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले। पहले मैं बता दूं कि प्रोफेसर हरि नरके जो बहुजन साहित्य के महाराष्ट्र में बहुत बड़े नाम के रूप में जाने जाते थे, और कम उम्र ही कहेंगे जिस उम्र में प्रोफेसर हरि नरके की मृत्यु हो गई, वो उनका उस उम्र को हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनका योगदान बहुत अधिक रहा। और इस किताब जो आर्ष पब्लिकेशंस से छपी है, इसका श्रेय दरअसल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शरद बाविस्कर को जाता है। क्योंकि जब मैं उनकी किताब भूरा का अनुवाद प्रोफेसर शरद बाविस्कर के साथ ही मराठी से हिंदी में कर रहा था, उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन को सुन के, तो तभी उस वक्त मेरी हिंदी को देखते हुए शरद बाविस्कर सर ने कहा कि एक अच्छी किताब है हरि नरके की, पतली सी, सावित्रीबाई फूले जी पर 50-60 पेज में जी बुकलेट है। धर्मराज जी आप ट्रांसलेट करेंगे? मुझे लग रहा है कर देंगे आप। तो शरद बाविस्कर जी का स्नेह का ही परिणाम है कि शरद बाविस्कर जी के जो मित्र हैं दिलीप चौहान, जो उनके कॉलेज जय हिंद कॉलेज धुलिया में अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट के बहुत ही नामी प्रोफेसर अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट के एक ज़माने में थे, उनका ही पब्लिकेशन है आर्ष पब्लिकेशंस। और दिलीप चौहान जी बहुजन साहित्य पर फोकस होकर काम करते हैं, अम्बेडकरवादी साहित्य, फूले साहित्य और तमाम सारे साहित्य पर। तो उनका ही श्रेय है, उनकी वजह से मेरे पास यह मौका आया और मैंने बहुत ही लगन से, मेहनत से, और इसको बहुत ही अपने जीवन का एक सुनहरा अवसर समझ के मैंने कर दिया। मुझे लगा कि मैं कोई काम पारिश्रमिक के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं वो काम कर रहा हूँ जिस विचारधारा में मेरा विश्वास है और मुझे वो करना ही चाहिए। और
मुझे लगता है कि इस किताब को अनुवाद करना अच्छा, मेरे बहुत सारे अनुभव में से एक अच्छा सवाल अनुभव। ये है कि हमारा और आपका जो इंटरव्यू, जो मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ बातचीत के बाद, कुछ लोग कभी बार मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि ये किताब हमें भी पढ़नी है। तो अगर ये हिंदी की किताब है, छोटी सी पॉम्पलेट जो है, कोई उत्तर प्रदेश और बिहार के किसी गांव और ज़िले में बैठा हुआ कोई इंसान पढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या सबसे आसान तरीका होगा, ये बता दीजिए। देखिए, आसान तरीका तो यही है कि आर्ष पब्लिकेशन जो है, उसका कोई फ़ोन नंबर हुआ कुछ बिल्कुल है, फ़ोन नंबर मैंने अपने फेसबुक पर प्रोवाइड भी कराया था। हाँ। और आप चाहेंगे तो मैं आपको वो दे दूंगा, आप अपने चैनल पे उसको पोस्टर लगा दीजिएगा, ठीक, है ना, उनका ईमेल, उनका मोबाइल नंबर, ठीक है। ताकि ये किताब को मंगाया जा सके। जहाँ तक इसके प्रचार प्रसार की बात है, तो पूरे उत्तर भारत में, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति भारतीय राजनीति के केंद्र में है। लेकिन बहुजन राजनीति सिर्फ राजनीति तक महदूद है, सीमित है, और उसका विचार से लेना देना बहुत कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बिहार और उत्तर प्रदेश के भी जो राजनेता होते इस बहुत ही महत्वपूर्ण बुकलेट को, जो बड़ी सस्ती है, 60 रुपया प्रिंटेड है, तो इसमें कुछ छपाई भी जोड़ लेंगे, कुछ डिस्काउंट भी शायद बल्क में मंगाने पे उन लोगों को मिल जाए। अच्छा, फूले जी, सावित्रीबाई फूले या ज्योतिबा फूले जो हैं, ये समानता की लड़ाई के लिए हमारे सबसे बड़े साथी हैं। तो आप कुछ बताएंगे कि सावित्रीबाई फूले या ज्योतिबा फूले की किताब का जब आप अनुवाद कर रहे थे तो उनके क्या ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत पसंद आई, क्या ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को उसने असर डाला, और जो लोग बहुत ज़्यादा फूले दाम्पत्य के बारे में नहीं जानते हैं, उनके बारे में उनको कुछ अवगत कराइए। देखिए, फूले जी के बारे में तो सबसे आश्चर्यजनक बात मुझे यही लगती है कि जिस भारतीय समाज में महिला और पुरुष के बीच के आपसी संबंध दाम्पत्य जीवन में बराबरी के नहीं है, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में फूले दंपत्ति जैसा दाम्पत्य जीवन का उदाहरण एक बहुत ही महान उदाहरण है। और ज्योतिराव फूले ने अपनी पत्नी को न केवल शिक्षित किया, बल्कि और अन्य दंपतियों से हटकर अपनी पत्नी को उन्होंने अपना साथी माना, कॉमरेड माना, विचारधारा में एक साथ बराबर माना। और ज्योतिराव ने यहाँ तक कहा, अपनी इस किताब में उसका जिक्र भी है कि मेरे गुजरने के बाद यह काम रुकना नहीं चाहिए, जो समाज सुधार का काम, जो जिम्मेदारी ज्योतिराव ने उठाया, सावित्रीबाई फूले ने ज्योतिराव जी की मृत्यु के बाद भी बखूबी उसको निभाया। तो यह जो उदाहरण है, जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि एक पति नहीं चाहता है कि मेरी पत्नी सामाजिक जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, मेरी बराबरी करे, मेरे बगल में बैठे। लेकिन ज्योतिराव फूले ने इस संकीर्ण समाज की इस धारणा को न केवल तोड़ा, बल्कि जो अभिजात्य समाज है, एलीट समाज है, ब्राह्मण समाज है, अपर कास्ट सवर्ण समाज है, उनकी समस्याओं को भी, जैसे ब्राह्मण विधवाओं का पुनर्विवाह का योजना जो ज्योतिराव फूले ने उठाया, ब्राह्मण विधवाओं के संकट को, दर्द को ज्योतिराव ने समझा, यह देखा जाए तो बहुत ही साहस का काम है। क्योंकि जो समाज अपनी महिलाओं को मरने के लिए छोड़ दे, उनका शोषण करने के लिए छोड़ दे, और शोषण भी घर की चार दीवारी के भीतर करे और उसकी कहीं स्वीकृति भी ना हो, उस शोषण के खिलाफ बोलने का काम कोई साधारण काम नहीं था। बल्कि शिक्षा, जिस समाज में शिक्षा पाना एक बहुत संघर्ष का काम है, ऐसे में पूरे भारत में एक शिक्षा का मुहिम चलाना, आज आप देखते होंगे पूरे भारत में साक्षरता मिशन सरकारें चलाती हैं, लेकिन अगर सच्चे मायने में पूछा जाए कि भारत में ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने साक्षरता मिशन, शिक्षा साक्षरता, भारत साक्षरता मिशन चलाया, मुझे लगता है फूले दंपति के अलावा शायद ही कोई दूसरा उदाहरण मिलेगा जिसने साक्षरता अभियान चलाया। फूले और सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले हैं, पूरी जिंदगी दलितों के, पिछड़ों की, महिलाओं के और सबकी तालीम के लिए उन लोगों ने काम किया। धर्मराज जी, आपको ये नहीं लगता है बहुत ही संकट का वक्त है,
कि फूले जी की राइटिंग में अगर आप देखेंगे तो जो गुलामी की स्थिति है, चाहे वो भौतिक गुलामी हो, मटेरियल गुलामी हो, इस सेंस में कि पिछड़े समाज के लोगों को नौकरी नहीं है, पिछड़े समाज के लोगों को ज़मीन पे उनका अधिकार नहीं है, पिछड़े समाज के लोगों को रोज़ी रोटी नहीं है, या फिर मानसिक गुलामी कहें कि उनको जो अंधविश्वास में फैलाया गया है, जो धार्मिक लोग हैं उनका शोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, तालीम जो है, यही ज़रूरी है, इसी के रास्ते से आप आगे निकल सकते हैं। और अगर आप तालीम के क्षेत्र में देखें, यहाँ तक कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में देखें, तो यहाँ भी पिछड़ों को हाशिए पर रखा गया है। तो क्या हम लोगों को, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, क्या ये नहीं लगता आपको कि शिक्षा में अपना अधिकार पाने के लिए और एक जागृति पैदा करने के लिए आपको जो फूले की जो एक तालीम है, जो उनका मिशन है, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, न सिर्फ कि हम उनको याद करें एक दिन के लिए और फिर भूल जाएं? देखिए, फूले जी का यह जो विचार था शिक्षा के प्रति, पूरी दुनिया में जितने भी महान समाज सुधारक हुए किसी भी दौर के, चाहे वो प्राचीन काल के हों, मध्यकाल के हों, आधुनिक काल के हों, फूले की दृष्टि इस मामले में शिक्षा के लिए संघर्ष बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि जीवन का असली संघर्ष जो है वह स्वतंत्रता का संघर्ष है, आज़ादी का संघर्ष है। और आज़ादी का संघर्ष सभी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बड़ी सरलता से, आसानी से इस बात को खुद भी समझ जाएं और दूसरों को समझा दें, आने वाली पीढ़ियों को बता दें कि आज़ादी क्यों ज़रूरी है और जिस आज़ादी के लिए हमें लड़ना चाहिए उसके लड़ने के रास्ते, आज़ादी हासिल करने के रास्ते क्या हैं। ज्योतिराव फूले ने अपने दौर को देखा, समझा और वो समझ गए कि शिक्षा के बिना हम आज़ादी मिलेगा तो उसका करेंगे क्या, शिक्षित होंगे। आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब कोई शारीरिक आज़ादी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था या उसके पहले जो भी राजा महाराजा का शासन था, यानी जब लोकतंत्र नहीं था, भारत में लोकतंत्र आया 1947 के बाद। 1947 के पहले जितने भी राजा महाराजा हुए, अंग्रेज़ हुए, उसके पहले जो राजा महाराजा हुए, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल सल्तनत, जितने भी सल्तनत हुए, ऐसी बात नहीं थी कि आम आदमी के हाथ पाँव में जंजीर बंधे होते थे, सारे लोग अपना काम करते थे। लेकिन ज़हन में ये बात लोगों के नहीं थी कि आज़ादी का सही अर्थ क्या है। आपके मेरे मन में अभी कोई बात है और अगर मैं उसे नहीं कह पा रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे कोई बात कहने से मेरी जान को खतरा है, इसका मतलब है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। आधुनिक काल में यह तभी संभव हो पाया है जब मनुष्य ने आज़ादी के प्रश्न को हल कर लिया है। 19वीं शताब्दी में भारतीय परिदृश्य में पहली बार कोई समाज सुधारक ने इतना बड़ा संघर्ष का बिगुल फूंका, आज़ादी का बिगुल फूंका, जो सामाजिक स्तर पर जिसने आज़ादी की बात की, राजनीतिक स्तर पर बात की, और उसने अस्त्र बनाया शिक्षा को कि जिस दिन कोई व्यक्ति सही मायने में शिक्षित प्रशिक्षित होगा, वह अपनी आज़ादी के बारे में बात करेगा, अपने समाज की आज़ादी के बारे में बात करेगा, अपने देश की आज़ादी के बारे में बात करेगा, अपनी चेतना की आज़ादी के बारे में बात करेगा। तो मुझे लगता है कि फूले की जो यह शिक्षा के प्रति आग्रह है, जो उत्कट इच्छा है कि किसी भी सूरत में आदमी को शिक्षित होना चाहिए, ये बहुत बड़ा दर्शन है। ये धर्मराज जी, दो सवाल लेंगे आपसे। पहला सवाल जो है वो आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से है। आपके पिताजी स्वर्गीय रामाशीष ठाकुर, जो कि समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, कर्पूरी जी के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, वो बार बार आपको एक बात कहते थे कि पढ़ाई लिखाई जो है, पढ़ना जो है बहुत ही मुश्किल काम है, और आप पटना में पढ़ें, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से गुजरने के बाद भी आप जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से आपने एमए में लिंग्विस्टिक किया, आपने यहाँ पीएचडी ट्रांसलेशन स्टडी में किया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी पढ़ाए भी हैं। तो आपके पिताजी कैसे समझते थे, या आपके पिताजी के अंदर में कहाँ से बातें आई कि वो कहते थे कि नहीं, एजुकेशंस लो, और ये एजुकेशंस लेना इतना आसान नहीं, और मैं कहीं ना कहीं इसमें वो फूले की बात जो है, एजुकेशन पे जो की अहमियत को जो अंडर स्कोर करते हैं, जिसको ताकीद करते हैं, ये बातें कहीं ना कहीं वो फूले की बात आपके पिताजी तक भी पहुंची हुई है। तो ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अभय जी, बड़ी बेबाकी से मैं इस सवाल का उत्तर देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए ज़रूर थे। कर्पूरी जी के साथ उनका संघर्ष का भी इतिहास है। वो कर्पूरी जी के ऑफिस सेक्रेटरी थे
और कर्पूरी जी के बारे में कहा जाता है, जो अलग अलग कर्पूरी जी को लोगों ने अलग अलग मिथ बना दिया है। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी में अम्बेडकरवादी या फूलेवादी चेतना के कारण वो ऐसा नहीं कहते थे कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, लेकिन मेरे पिताजी अक्सर ये बात कहते थे कि जब भी वो कर्पूरी जी के साथ घूमते टहलते थे या प्रचार प्रसार राजनीति में जाते थे, तो कर्पूरी जी में एक आदत बड़ी दिलचस्प थी, जो अक्सर दो काम वो बहुत ही चाव से करते थे। एक था कि वो मैथिल थे, मछली बहुत खाते थे तो बहुत चाव से, और दूसरा 24 घंटा कर्पूरी जी में एक ललक थी कि कोई भी नई चीज़ें पूरे देश दुनिया में हो रही है उसको वो जान लें, समझ लें, क्या विमर्श चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस में क्या चल रहा है, साहित्य में क्या चल रहा है, मैथिली साहित्य में क्या चल रहा है, कौन से साहित्यकार आजकल देश में चर्चा में है। कर्पूरी जी के भीतर मुझे लगता है यह जो ललक शिक्षा के प्रति मेरे फादर ने अपनी जवानी में, युवावस्था में देखी होगी, तो कर्पूरी जी से मुझे लगता है मेरे पिताजी के मन में, जहन में ये बात बैठ गई थी कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हाँ, यह अलग बात है कि मेरे पिताजी भी शिक्षा के प्रति हमेशा कहते थे कि दुनिया में सारा काम कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वह है शिक्षा ग्रहण करना। और हमारे पिताजी शिक्षा ग्रहण का मतलब कभी भी ये नहीं कहते थे वो शिक्षा जिससे तुरंत कोई नौकरी मिल जाए। ऐसा नहीं कि बीए पास किए और रेलवे में गैंगमैन हो गए या ऑफिसर हो गए या रैंक 1 ऑफिसर हो गए। शिक्षा वो एक बहुत ही रूढ़ समाज परिवर्तन के लिए रूढ़, उनको लगता था कि शिक्षा समाज परिवर्तन का एकमात्र रास्ता है। तो जीवन भर जब वो जीवित थे, जब हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को बराबर बोलते थे कि जो पढ़ रहा है वो सबसे बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही आर्थिक मामले में बहुत ही कमज़ोर घर से हम लोग आते हैं। और हम लोग का सबसे अच्छी बात यह है कि हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा परिवार सिर्फ गरीब है, पूरा ख़ानदान ही हम लोग का गरीब था। और बहुत सारे परिवार, किसी के पास, किसी के घर में कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि शिक्षा सब लोगों के पास थी। हमारे दादाजी जो थे वो मैट्रिक पास थे। सोच लीजिए, उस वक्त मुझे लग रहा है 1950-60 का दशक में मैट्रिक पास थे, भी फर्स्ट डिवीज़न थे। हमारे दादाजी ने रिवोल्ट किया अपने गांव के पेशे के खिलाफ, उन्होंने उस्तूरा रख दिया, गांव में हजामत करते थे। और मेरे दादाजी ने, जैसा कि पापा बचपन में बताते थे, कि मेरे दादाजी ने एक दिन तय किया, क्योंकि जो उनका क्लासमेट स्कूल में मित्र होता था, गांव में घुसते ही वही उनका मालिक हो जाता था, हम उम्र जाति व्यवस्था के कारण। तो हमारे दादाजी जब मैट्रिक पास कर गए, उनकी शादी हो गई, जाहिर सी बात मेरे पिताजी का जन्म भी हो गया होगा। उसके बाद मेरे दादाजी ने अचानक उस्तूरा एक दिन छोड़ दिया कि हम शहर जाएंगे, गांव छोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे पढ़ने लिखने वाला काम, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। और उन्होंने शिक्षा का काम चुना। और मेरे दादाजी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स में कर्मचारी रहे, प्रूफ रीडर भी रहे, डिस्ट्रीब्यूटर भी रहे, जिसका हमें यह भी लाभ मिला कि जितना साल में मैट्रिक +2 तक पढ़ सका, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स की किताबें हम तीनों भाइयों को मुफ्त में मिली। प्रकाशन में जाते थे, दादाजी का नाम लेते थे कि हम लोग बालेश्वर जी के पोते हैं, और हमें उस साल की नई छपी हुई किताबें पूरे क्लास की मिल जाती थी। तो मुझे लगता है कि अपने पिताजी को भी देखकर मेरे पिताजी के बाद के जहन में ये बात समा गई होगी कि अगर मेरे दादाजी, मतलब मेरे पिताजी के पिताजी ने शिक्षा ग्रहण नहीं किया होता, तो आज मैं भी कहीं अपने गांव में बाल दाढ़ी बना रहा होता, हजामत कर रहा होता, और लोगों की गालियां खा रहा होता, अपमान के घूंट सह रहा होता, और उसके बाद से वही तमाम सारी जाति व्यवस्था के कुचक्र में फंसा हुआ होता। दोस्तों, डॉक्टर धर्मराज कुमार एक बहुत बड़े अनुवादक, मुतरजिम भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं। इन्होंने प्रोफेसर आर एस शर्मा, रामशरण शर्मा, जो बहुत बड़े मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, उनकी किताब एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के लिए उन्होंने उसको अनुवादित किया, जो कि तमाम जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगी, हर जगह मिलती हैं, हज़ारों लाखों की कॉपियाँ साल में बिकती है। प्रोफेसर आर एस शर्मा की किताब का इन्होंने अनुवाद किया। अभी भूरा किताब, जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं यहाँ पे फ्रेंड सेंटर में, प्रोफेसर भाविष्कर, उनकी किताब जो मराठी से थी उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। फूले जी की किताब का जो अनुवाद उन्होंने किया, ये आपके सामने है ही है। बस आखिरी सवाल, फिर हम इस चर्चा को
यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर आपसे किसी दिन बात करेंगे। बहुजन समाज के किसी व्यक्ति को, बहुजन समाज के किसी स्टूडेंट को कितना ज़रूरी है हम अपने नायकों की लेखनी को अनुवाद करें, हिंदी से अंग्रेज़ी में करें, मराठी से हिंदी में करें, हिंदी से तमिल में करें, तमिल से हिंदी में करें, और जब हम अनुवाद करें तो किन किन बातों का ख्याल रखें ताकि समाज में हम समता को हासिल कर पाएँ। भारत संघर्षों का देश रहा है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मुझे लगता है कि भारत की आत्मा गांव में नहीं, संघर्षों में बसती है। गांव में भी संघर्ष है, शहर में भी संघर्ष है। हम जिस विश्वविद्यालय में बैठे हैं यहाँ भी वैचारिक संघर्ष है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जहाँ मैं पहले पढ़ के आया, वहाँ भी संघर्ष है। संघर्षों का इतिहास, कैसे सही दिशा में हम संघर्ष करें, संघर्ष की आखिरी परिणति क्या होगी और हमारा उद्देश्य क्या है, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बहुजन नायकों की लेखनी को हम पढ़ें। और पढ़ने की सबसे पहली शर्त है कि हमारे बहुजन नायकों की लेखनी उस भाषा में उपलब्ध हो जिस भाषा के हम लोग वासी हैं, जिस भाषा में हम बोलते हाँ, अनुवाद करते समय यह बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि परिवेश का और शब्दों का भी अपना परिवेश होता है, और शब्दों के मूल्य, शब्दों के अर्थ समय के हिसाब से बदलते हैं। तो प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल होकर शब्दों के निहितार्थ को समझकर, कई बार हो सकता है ऐसे शब्द जो तमिल से अगर आप करेंगे, हो सकता है उसका कोई बिल्कुल वैसा ही शब्द हमारे यहाँ हिंदी में न मिल पाए। तो हमारे यहाँ के जो संघर्ष के शब्द हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम कैसे बोलेंगे। जैसे मराठी में हम लोग अनुवाद कर रहे थे, भूरा का अनुवाद, तो उसमें गांव के साथ एक टर्म था जो मराठी में चलता है, तो हम लोग के यहाँ हिंदी में वो टर्म मराठी में था, तो हमने हिंदी में उसका कर दिया गांव जवार। हम लोग के यहाँ गांव जवार आपके यहाँ भी शायद आपकी भाषा में भी जवार बोलते हैं। ये जो जवार जो है ये अरबी फारसी का वर्ड हाँ, तो हम लोग के यहाँ लेकिन गांव जवार ऐसा मुहावरा चलता है कि किस गांव जवार के आप हैं। तो बहुत सारे टोला मोहल्ला, तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपके परिवेश को दर्शाते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे अनुवाद के परिवेश ऐसे हों कि जो हमें अनुवाद का न लगे, अपना परिवेश लगे, अपने भाषा का परिवेश लगे। तो मुझे लगता है ऐसी सावधानियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर उस किताब को पढ़ें, बहुजन नायकों को पढ़ें, और सबसे बड़ी बात कि बहुजन नायकों के शब्दों को शब्द न समझें, बल्कि उन एक एक शब्दों में उनके एक एक क्षण की संघर्ष, पीड़ा और उनकी जो छटपटाहटें रही होंगी वे कैद हैं। इसलिए उनके एक एक शब्दों, कोई शब्द छूट ना जाए। बहुत सारे लोग हड़बड़ी में अनुवाद करते हैं, उनको लगता है क्या है, 2 लाइन छूट ही जाएगा तो क्या हो जाएगा। मुझे लगता है एक शब्द, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप तक नहीं छूटना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, डॉक्टर धर्मराज कुमार जैसे नौजवान अनुवादक, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल की बहुजन समाज में कितनी ज़रूरत है, और इन्होंने कैसे बताया हम लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हमें बहुजन नायकों की लेखनी को अनुवाद करने की भी ज़रूरत है, लेकिन अनुवाद करते वक्त जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं वहाँ की जो आवामी ज़ुबान है, जो उनकी समझदारी है, जो उनके ईडियम्स हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आइए हम सब लोग एक बार फिर से कसम लें कि हम अपने बहुजन नायकों को पढ़ेंगे, उनकी लेखनी का अनुवाद करेंगे, और ये गुलामी की जो मानसिकता है और गुलामी का जो समाज है उसको बदल के समानता के लिए हम कोशिश करेंगे, और शिक्षा उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। धर्मराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।